साहब, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं। ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। अभी तक चाचे और भतीजे का रिश्ता भी कायम है, तो ये चाचे भतीजे का खेल जो है अब उसने ये रंग इख्तियार किया है कि इल्ज़ाम ये है कि यूनुस हबीब ने, यानी चाचे ने, जो इनका चाचा है, भतीजे को बचाने के लिए चाचा मैदान में आया। पता नहीं कहां से आई हुई दौलत है जो तुमने लंदन में रखी हुई है। क्या जो मुल्क का पैसा वो अगर स्विस बैंक्स में होगी और रिश्वत के ज़रिए से या लूट मार के ज़रिए से उसको वहाँ पे पहुँचा दिया गया हो, तो क्या ये कौम जो है ये मुतालबा नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने स्विस हुक्काम को खत लिखकर अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना थी, लेकिन कल लाहौर में उन्होंने दो टोक अंदाज में साफ साफ कह दिया कि अगर खत लिखना होता तो कब का लिख चुके होते। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अदालत के हुक्म पर नहीं, आइन पर अमल करूंगा। पीपल्स पार्टी के नाक़दीन ये कहते हैं कि सदर के इस्तिस्ना का मामला तशरीह तलब है और आइन की तशरीह करना अदालत का काम। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जरदारी साहब के सदर बनने के बाद 3 आइनी तरमीम की गई, लेकिन किसी एक तरफ से भी सदारती इस्तिस्ना को खत्म करने की आवाज आई, ना ही कहीं से कोई मुतालबा। पीपल्स पार्टी वाले अदलिया पर तंकीद करते हैं कि चूंकि जजों की बहाली में रुकावट सदर जरदारी को समझा जाता है, इसलिए वो अब हदफ हैं। साथ ही अजहर खान केस के हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से मुतालबा है कि बांटी गई रकम सूद समेत वापस ली जाए। रहमान मलिक साहब दावा करते हैं कि हिसाब के सारे खाते मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट पैसे वापस लेने वाली बने। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान जनाब परवेज रशीद अजहर खान केस के हवाले से कहते हैं कि ये चचा भतीजे की कहानी है। यूनुस हबीब वो चचा हैं कि जो अपने भतीजे यानी कि आसिफ अली जरदारी को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर साबिक चीफ अवामी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग के बयान को किस दरिया में बुर्द किया जाए और असद दुरानी के बयान हल्फी को किस रद्दी की टोकरी में डाला जाए। शायद अब जबानी कलामी बात ना बने और अब अगर वक्त इक़्तिदार के महलात की राहदारियों में होने वाली साजिशों को बेनकाब करने पर उतर ही आया है, तो मिसाक जमहूरियत नामी एक हसीन ख्वाब को सियासत के बाजार में लाने वाले ये बताएं कि माजी की गलतियों को तस्लीम करने में क्या शर्मिंदगी है। ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनने और बिगड़ने के अमल में यहाँ की एजेंसियां क्या कुछ नहीं करती और करती रहीं। COD में जिस ट्रूथ कमीशन का जिक्र किया गया वो कायम क्यों नहीं की जाती इस मुल्क में, ताकि अगर किसी ने स्विस बैंक में दौलत इकट्ठी की है वो भी इकरार जुर्म कर ले, अगर कोई एजेंसियों के हाथों में खेलता रहा है वो भी गुनाह तस्लीम कर ले, और अगर कोई एजेंसियों के हुक्म पर अदालतें सजाता और आमिर पसंद फैसले देता रहा है वो भी बतौर इदारा जुर्म तस्लीम कर ले। बेशक कुछ भी ना वापस करे, बस आइंदा के लिए अपना कैरेक्टर, अपना किरदार ठीक करने का वादा कर ले। हो सकता है कि लोग इसी पर राजी हो जाएं, वरना अगर अवाम के सब्र का पैमाना छलक गया तो फिर कोई ट्रूथ कमीशन इसके आगे बंद नहीं बांध सकेगा। और अगर अपने अपने माजी की गलतियां तस्लीम नहीं करनी तो फिर कम अज कम यही तस्लीम कर लिया जाए कि COD बस एक वक्ती उबाल था जो वक्त के साथ साथ ठंडा पड़ गया। जरदारी साहब ने तो मिसाक जमहूरियत को कभी अहमियत दी ही नहीं सिरे से। अलबत्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जमहूरी इदारों और सिविल अथॉरिटी की बालादस्ती का अफसाना हर सू सुनाते पाए जाते हैं, मगर उनके इन जज्बात को आसिफ अली जरदारी साहब परवेज मुशर्रफ से जाती दुश्मनी और अना का नतीजा करार देते हैं। एक दफा खुद मुलाहिजा कीजिए। आपको ये भूलता ही नहीं कि आपको एक हथकड़ी लग गई थी। मियाँ मेरी गर्दन आपने काटी, मेरी जुबान आपने काटी, आपने मेरे को जेलों में रखा, ये सारे केस बनाए हुए आपके हैं और मैंने आपको माफ किया। जेल से हमने आपको माफ किया। उनकी माइंडसेट में ये जो है भरा हुआ है कि जी जिसकी कुवत है वो जी एनजी हो जाता है, कोई गाली कोई नहीं। ऐसा नहीं होता, कभी समझो और सीखो, और अगर नहीं समझ आता तो मुझसे अकेले में कभी छुप के भी मिल लो, मैं ही सिखा दूंगा। अगर आसिफ अली जरदारी साहब का ये दावा और नजरिया गलत है तो फिर नवाज शरीफ खुद को अदालती कार्रवाई के पीछे ना छुपाएं, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह स्विस केस में वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इस्तिस्ना के पीछे ना छुपने का मशवरा देते आए हैं। और सवाल ये भी है कि क्या ये ख्याल दुरुस्त है कि 148 करोड़ गलत तरीके से इकट्ठे करने और फिर इनमें से चंद करोड़ सियासतदानों में तकसीम करके बाकी 1 अरब 16 करोड़ खा जाने वाले चोर उत्तों छत्तर बन रहे हैं।
और सियासतदान खाक के बगोलों में शर्मिंदगी की खाक चाट रहा है। क्या यह बेहतर नहीं कि सियासतदान ट्रूथ कमीशन में माजी पर माफी मांगकर मुल्क और कौम के मुस्तकबिल को रोशन करे और एजेंसियों को उनके हदूद तक महदूद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। कोई कहता है कि 45 लाख लेने वाले डिस्क्वालीफाई हों तो दूसरी पार्टी कहती है कि 6 करोड़ डॉलर लेने वाले इस्तीफा दें। और इसी के साथ साथ एक वजीर आजम हैं जो अदालत के ऑर्डर को तस्लीम करने पर ही रजामंद नहीं नजर आ रहे। आखिरकार इन सारी चीज़ों का अंजाम क्या होगा, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अतर मिनल्ला साहब, हमारा साथ दे रही हैं फौजिया वहाब साहिबा, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान हमारे साथ मुशाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अतर मिनल्ला साहब आपसे आगाज़ करूंगी। मैं जानना चाहती हूं कि 10 साल पहले 1 अरब में असेंबलियां भी खरीद ली गई, हुकूमतें भी तोड़ी गई, बना ली गई। अगर इन्फ्लेशन को आप एडजस्ट कर लें तो 10 साल बाद अगर आप चलें से 10 अरब रुपए कह दें तो इतना सस्ता है हमारा निज़ाम, इतने सस्ते हैं हमारे नुमाइंदे, हमारे सियासतदान। तो फिर एक आम आदमी तो यही सोचता है कि शायद हमारे मुकद्दर में, हमारे हक में, या टू बी शायद हमारी किस्मत में फिर मार्शल लॉ ही है। नहीं देखिए मेहर, इसमें मैं समझता हूं कि पहली दफ़ा ये चीज़ें सामने आ रही हैं और इसमें आपकी मीडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं तो फातिमा जिन्ना जो कायद आज़म की बहन थी, उनको शिकस्त देने के लिए भी अयूब खान ने इसी तरह रियासत को इस्तेमाल किया था, इदारों को इस्तेमाल किया था। और ये पिछले 65 सालों में इदारे और रियासत जो है उसकी वजह से इस पूरी रियासत को, इस निज़ाम को न सिर्फ करप्ट किया गया है, ये जो गलाजत है, ये तो सिर्फ ये जो आपको सामने आ रहा है, आप ये सोचें कि बैंकों में से जहाँ जिसमें यतीमों की, बेवाओं के पैसे होते हैं, एक शख्स जिसका काम जो है वो सरहदों की हिफाजत करना है, वो उसी पैसे को इस्तेमाल करके और अवाम के मैंडेट को करप्ट करने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जुर्म और कोई हो नहीं सकता है। लेकिन ये पूरे 65 साल होता रहा है। 2002 के इलेक्शन में भी हुआ है, 2008 के इलेक्शन में भी हुआ है। ऐसा मेरा नहीं ख्याल है परवेज मुशर्रफ का रेफरेंडम हो या ज़ियाउल हक का रेफरेंडम हो, इसी तरह अवाम के पैसे इस्तेमाल करके और चंद अशखास ने, और मैं बड़े एहतराम के साथ इस मुल्क को चंद जर्नैलों ने, इदारों का भी मैं नहीं कहूंगा, चंद जज साहिबान ने और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने, गुलाम इसाक जैसे, इन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है, करप्ट किया है। खुद उन्होंने, ये तो आपके सामने गुलाम इसाक खान साहब ही थे जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को अपनी काबीना में वजीर बनाया, उनसे हल्फ लिया और फिर उन्हीं के खिलाफ हो गए। ये एक बहुत भयानक तारीख है और आज पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं वो इसी वजह से हैं। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा ही मुझे अहम अतर मिनल्ला साहब, आपको याद होगा हबीब जाले की बात, ये जर्नल कर्नल डरते हैं एक निहत्ती लड़की से, मगर उस निहत्ती लड़की के भी तो स्विस अकाउंट में पैसों की दास्तानें जो हैं वो फिर खड़ी हो गई हैं। मेरा सवाल आपसे ये, आपने गलीज का लफ्ज इस्तेमाल किया, गलीज कौन नहीं है इस मुल्क में जनाब? जर्नैल नहीं गलीज, जज नहीं गलीज, आई एम सॉरी जर्नलिस्ट नहीं गलीज, सियासतदान नहीं गलीज, गलीज कौन नहीं है? और आपके वो शख्सियात जो आज असलियत और सच्चाई बताने सामने आ रहे हैं, उसके अंदर आपके यूनुस हबीब जैसे लोग हैं जो 90 के अंदर उन लोगों ने बीबी की हुकूमत के खिलाफ पैसे लगाए, 93 के अंदर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुल्लों को तगड़ा किया, फिर आपके असद दुरानी जैसे भी लोग हैं DGISI जो पहले तो रकम बांटते रहे, उसके बाद नवाजे गए बीबी की हुकूमत से, और फिर असलम बेग जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई ये काम तो एजेंसियां करती रही हैं हमेशा। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो इस पूरे करप्शन और निज़ाम को तबाह करने का मंबा है वो रियासत ने और रियासती इदारों पे काबिज कुछ लोगों ने खुद ही किया है, और उससे जो है ये सारी निज़ाम को न सिर्फ तबाह किया है, इदारों को कमज़ोर किया है। और इदारों और दोबारा देखें, अगर हम फौज की बात करते तो फौज में कर्नल शेर खान शहीद जैसे लोग भी हैं, लेकिन कुछ जर्नैलों ने, कुछ जज साहिबान ने और कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ये तबाही सिर्फ न लेके आए हैं, और ये बदकिस्मती है कि सियासतदानों ने भी न सिर्फ उसको कबूल किया, उसी तरीक़ेकार पे चलते रहे, इसलिए
उन पे भी उंगलियां उठती रही। बिल्कुल। और अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की जानिब आऊंगी। इस गलाजत में तो आपकी क़यादत भी नहाई मुशाहिदुल्लाह खान साहब, इल्ज़ाम तो यही लग रहे हैं। ये इल्ज़ाम कैसे आ गए एकदम? आप लोग तो मॉरल हाई ग्राउंड की बात कर रहे थे, तो ट्रूथ कमीशन, हाई मोरालिटी, क्या वाकई सामने आके एतराफ़ करके या इसके ऊपर खुल के बात नहीं करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए। हर मामला जो भी मीडिया में आता है या किसी भी तरीके से मंजर आम पे आता है, किसी भी हवाले से मंजर आम पे आता है, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए और बात करने ही से चीज़ें सही होती हैं और सही रास्ते की तरह रवा दवा होती हैं। लेकिन ये जो हमारी क़यादत पे इल्ज़ाम लगाया गया है, ये इतना मुज़ाहिका खेज़, बेबुनियाद और लगवा, ये इल्ज़ाम ही है ना। अच्छा, इल्ज़ाम तो कोई चीज़ नहीं होती। मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँ, अथर मिनल्लाह साहब पे लगा दूँ, लेकिन उस इल्ज़ाम का जब तक एविडेंस नहीं होगा तो वो इल्ज़ाम है। मुशाहिदुल्लाह साहब, 60 करोड़ डॉलर भी तो एक इल्ज़ाम ही है ना जनाब, आपने साबित कर दिया है। 6 करोड़ डॉलर पे कन्विक्शन हो चुकी है 6 महीने की, उसको छोड़ दें आप, मैं उस पर भी अभी आता हूँ। अच्छा, उस पर भी मैं अभी आता हूँ। वो जो करप्शन हुई है हज़ारों अरब रुपए की, यहाँ तो देखें मज़ाहिका खेज़ बात मैंने क्यों कही। मुज़ाहिका खेज़ फ़र्ज़ करें ये इल्ज़ामात ठीक हैं, तो फिर ऐसा होता है ना कि जो बड़ा लीडर होता है, जो पूरी पार्टी चला रहा हो, उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, उसको 25 या 35 लाख तो नहीं मिलने चाहिए ना। अच्छा, जो छोटा सा लीडर है उसे 5 करोड़ दे रहे हैं, किसी को 2 करोड़ दे रहे हैं, किसी को अच्छा, अब पीपल्स पार्टी को 5 करोड़ मिले। अगर ये फ़र्ज़ करें इल्ज़ामात सही हैं तो पीपल्स पार्टी को भी उसने कहा मैंने 93 में 5 करोड़ दिए। हमें तो बहुत ही थोड़े सी। एक सेकंड मुशाहिदुल्लाह साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है पैदा होते ही तो एक सियासी कद लेके नहीं पैदा हुए थे ना। इसी दौरान पहला नारा लगा था वजीर आजम नवाज शरीफ। सियासी कद बनाने में भी टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है बिल्कुल। मियाँ साहब ने मतलब के एक यानी कि 1979 में 80 में वो सियासत में आए थे और ग्रेजुअली वो ऐसा ऐसा वो चीफ मिनिस्टर भी बने, फिर वजीर आजम भी बने। एक उन कुर्बानियाँ भी दी तवील, उनके पूरे ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी। उनकी बिजनेसेस को बंद किया पीपल्स पार्टी के दौर में, उनके भुट्टो साहब के दौर में उनके बिजनेसेस को बंद किया गया, उन्हें जाना पड़ा, उसे सारा नेशनलाइज किया, उन्होंने बर्दाश्त किया, फिर दोबारा खड़ा किया। लेकिन देखें, नवाज शरीफ की फैमिली वो फैमिली है जो 60s में 22 ख़ानदानों में आती थी। वो कोई मतलब के ऐसे नहीं थे, 9 दौलतिये नहीं थे। वो 1937 से काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनके पास कुछ था ही नहीं। वो तो मुशाहिदुल्लाह साहब भुट्टो भी तो खानदानी जागीरदार थे ना, हर एक के पास अपना जवाज है। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ आज के जब भुट्टो पे किसी पे ने इल्जाम भी नहीं लगाया ना, भुट्टो साहब पे तो किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। जो थे खानदानी जागी, उनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे जूनागढ़ के, वो एक अलग बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इल्जाम फिर ये देखा जाता है इल्जाम लगाने वाला कौन है और कौन इल्जाम लगवा रहा है। चाचे और भतीजे की बात तो आज साफ हो गई ना। वो एक मुहावरा है उर्दू का कि चोर का भाई गिरा कट। तो अब गिरा कट के इल्ज़ाम, अच्छा उसने 4 मुख्तलिफ बातें की हैं। कभी कहता 1990 में पैसे दिए थे, कभी कहता 1993 में दिए थे। एक उसका FIA में एफिडेविट है कि जिसके मुताबिक वो ये कह रहा है कि मैंने 1990 में दिए थे। अब कहता है 93 में तो मियाँ साहब वजीर आजम थे, तुमने कैसे दे दिए भाई पैसे मियाँ साहब को। अच्छा, कहता है TT, भाई TT है तो उसकी रसीद होगी ना कोई। अच्छा, मतलब फिर वो कहता है एक वक्फा लूंगी, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि असगर खान केस कुछ नहीं है और यूनुस हबीब की कोई स्टैंडिंग नहीं है, सही है? एक वक्फा ले लो। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब पे जो इल्ज़ामात लगवाए गए हैं अपनी करप्शन को छुपाने के लिए मौजूदा हुकूमत और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से, क्योंकि ये सालों जेल में इकट्ठे रहे दोनों करप्शन। चले एक छोटा सा वक्फा लूंगी मैं मुशाहिदुल्लाह साहब, उसके बाद फौजिया वहाब साहिबा से पूछा जाएगा क्या वाकई एक भतीजे ने इस दौर में चचा जान को याद किया है। ये फौजिया साहब इसकी बात करेंगी और साथ साथ ये भी इस साजिश में कौन कौन शरीक है और अगर शरीफ बरादरान को जिस तरह फौजिया वहाब साहिबा का तकाजा है डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए महज एक इल्ज़ाम की बुनियाद पे, तो फिर शायद एक और इल्ज़ाम $6 करोड़ का जिसको स्विस हुकूमत एक दफ़ा जो है वो 6 महीने के वो सबूत भी उसका दे चुकी है, कन्विक्ट भी कर चुकी है आसिफ अली जरदारी साहब को। क्या सदर मुमलिकत को इस्तीफा नहीं देना चाहिए फिर? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। फौजिया जी, आपकी जानिब आती हूँ। मुझे बताइएगा कि आपने तकाजा किया कि शरीफ बरदरान को डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए, तो एक इल्ज़ाम की बुनियाद पे, तो फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पे जो इतना बड़ा इल्ज़ाम है उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था और इस्तिस्ना के पीछे नहीं छुपना चाहिए था। देखिए, अभी तक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सिर्फ इल्ज़ामात हैं। वहाँ स्विस केस में जिनीवा के कैंटन में जो उनके ख़िलाफ़ केस चलाया गया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ नहीं था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ केस था, उसमें वो कभी पेश नहीं हुई। वो क्या कहते हैं 10 साल चलने के बाद उसको क्या कहते हैं खुद ब खुद इसको बंद कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस। ठीक है, अच्छा, अब बात यह है, जो मैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ वो ये कह रही हूँ, मेरा मुतालबा ये है कि जब जिस शख्स ने पैसे दिए उसने इकरार किया है, जिसके हुक्म पर उसने पैसे दिए उसने भी माना है, जिसने ये पूरा सिस्टम इन्विजेज किया था उसने भी इस बात का इकरार किया। तो 3 लोग तो यहाँ आपके सामने आ रहे हैं जो ये इस बात को वेरीफाई और कंफर्म करें कि हाँ इस तरह की ट्रांसैक्शन हुई है। तो जब इस तरह की ट्रांसैक्शन हुई है तो जिस उसूल के तहत आपने वहीदा शाह को डिस्क्वालीफाई किया है, तो उसी उसूल के तहत इनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि इन्होंने पैसे वसूल किए। यानी आप देखिए ना कि आपने एक इलेक्शन को मैनिपुलेट किया और आपने उस पूरे इंतखाबात को चोरी करके अपने हक में डाल दिया। दो बातें फौजिया जी, पाकिस्तान के आला तरीन मनसब पे जाके बैठ गए। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक जरा शिकवा करना चाहूंगी, आपने जब अपनी इस प्रोग्राम का आगाज किया है तो आपने वो तकरीर नशर की जिसमें मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब तनकीद कर रहे हैं मियाँ साहिबान पे। मियाँ साहिबान ने जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौक़ों पे जो उन्होंने तकारीर की है, जिसमें इन्होंने बदतरीन तरीके से यानी तहजीब के तमाम दायरों को पार करते हुए उन्होंने जो तनकीद का निशाना किया है, वो आपने क्यों नहीं तकारीर दिखाई? यहाँ मुझे सब चला दिए शुरू में फौजिया जी, सब चला दिए, सब चला दिए शो के शुरू में। मैंने नहीं सुना, आपने नहीं सुना, आप भूल गई हैं शायद बाद में। आप क्यों अपने लीडर के खिलाफ बातें बार बार सुनना चाहती हैं? फिर चला देती हूँ ब्रेक पे जाने से पहले अगर आप कहती हैं, मगर मुझे इजाजत दीजिए। 2 बातें आपकी बातों से मुझे महसूस हो रहा है होना है तो जनाब इम्पार्शल हूँ मैं, आई एम इम्पार्शल। शुरू में सबकी दिखा दी है, मियां नवाज शरीफ की भी दिखाई है, जरदारी साहब की भी दिखाई है, हर एक की बातें दिखाई हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, आपकी बातों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे आप कह रही हैं कि असलम बेग और दुरानी की इन्वेस्टिगेशन और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे होनी चाहिए। देखिए जी, ये तो आप इस पे जब बात करेंगे तो इस पर भी मैं अपनी राय का इजहार करूंगी, मैं इससे कोई नहीं हिचकिचाऊंगी जी। अच्छा, लेकिन यहाँ जो वो लोग हैं जो हर वक्त हमारी लीडरशिप पर इल्जामात लगाते रहे कि आप करप्ट हैं, आप बेईमान हैं, आज उनके बारे में जब ये इल्ज़ाम आ रहा है तो आदमी फिर सोचेगा ना कि ये क्या हुआ है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकी वजह से इस मुल्क से है ना निकली थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इन्होंने बेशुमार केसेस बनाए थे, 5 केसेस उनके खिलाफ बनाए थे। हफ्ते में उनकी 4 दफ़ा मुख्तलिफ अदालतों में उनकी हाजिरी करवाई जाती थी, दुनिया भर में उनको बदनाम कराया गया। अपने आप को यह साबित करते रहे कि हमसे ज्यादा दूध का धुलावा कोई नहीं है, हमसे ज्यादा सच्चा कोई भी नहीं है, हमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। जी, दूध में तो धुला इस मुल्क में कोई भी नहीं है ना, आए रोज यही तो हम पे आया होता है। रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं अतर मिनल्ला साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या वाकई आसिफ अली जरदारी साहब कभी कन्विक्ट नहीं हुए स्विस बैंक से केसेस में? देखिए जी, मैं तारीख दुरुस्त कर दूं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा 2004 में अप्रैल में स्विस मैजिस्ट्रेट के सामने जाके उन्होंने बाकायदा अपना बयान कलम बंद कराया था और वो फौजिया साहिबा उसे देख भी सकती हैं। यकीनन कन्विक्शन हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब को इसी मैजिस्ट्रेट के ज़रिए, लेकिन उन्होंने फिर अपील की और अपील जो है 2 ग्राउंड्स पे एक्सेप्ट हुई और वो कन्विक्शन सेटिसाइड हुई थी और उसके बाद कार्रवाई चल रही थी जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने खुद जाके अपना बयान भी कलमबंद। अच्छा, एक बात मैं तो एक और बात याद दिलानी। एक मिनट महर,
ये वकील हैं, आपको मालूम है वो जो जज था वो जज नहीं था, वो इन्वेस्टिगेटिव जज मैजिस्ट्रेट था। उसको पहले इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल करनी थी और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी इंडाइटमेंट शुरू होती है। तो यहां पर ट्रायल नहीं हुआ था, उसने एक तरफा बात की, उसने बेनजीर भुट्टो का वर्जन लिए बगैर अपनी एक पूरी है ना फैसला सुना दिया और इंडाइटमेंट उसने सॉर्ट ऑफ करा दी। मुझे तो ये तमाम टेक्निकल चीजों का पता नहीं है। जिसके बाद फिर मोहतरमा वहां पेश हुई। मोहतरमा के साथ साथ जो उस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस थे जावेद तलत साहब, वो पेश हुए। वहां पर मखदूम शहाबुद्दीन पेश हुए जो कि मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी थे। इसके अलावा एक और सेक्रेटरी लेवल के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के, वो भी वहां पर पेश हुए। और प्लस वो आदमी भी पेश हुआ जिसके बारे में मुशाहिदुल्लाह की हुकूमत ने ये इल्जाम लगाया था कि इस दुकान से जाके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 2 लाख का जेवर खरीदा है, जिसमें उस आदमी ने कहा मैंने इनको यकीनन अखबार में देखा है लेकिन मेरी दुकान में ये कभी भी नहीं आई हैं। इसी तरीके से जावेद तलत ने ये कहा है कि हाँ जी हमने प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी का तय किया और उसमें जो तय हुआ उस पर मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था इसको इस प्रोपोजिशन को मानने में। और यह भी याद रखिए कि जो भी टेंडरिंग हुई थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो मियां नवाज शरीफ के दौर में फाइनलाइज हो गया था। उसकी अप्रूवल सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट का हेड होता है उसने दी थी और ये मोहतरमा का कसूर था। चलें, आपने आपने अपना रिकॉर्ड तो सामने रख दिया ना बीबी, मगर मुशाहिदुल्लाह साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। बार बार ये हमारे सामने आता है। अब तो बल्कि ये असगर खान केस भी जब खुल के सामने आया, जो रोहिदाद खान ने प्रेशर डाला यूनुस हबीब पे, उसकी बातें भी वो करते हैं कि आसिफ अली जरदारी को टारगेट बनाया जाए। उसके बाद हमें ये भी याद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में किस तरह प्रेशर डाला गया था स्विट्जरलैंड कि मजिस्ट्रेट पे और उधर प्रोसिक्यूशन वगैरह पे कि इस केस को तगड़ा करें और आसिफ अली जरदारी बीबी को कन्विक्ट किया जाए। और मलिक कयूम की टेप कैसे भूल सकते हैं हम? मैं गुजारिश करूं, पहली बात तो यह है कि स्विट्जरलैंड की कोर्ट पे कोई प्रेशर डाल ही नहीं सकता, ना वो प्रेशर पे आते हैं। ये कोई पाकिस्तान का मैजिस्ट्रेट तो नहीं था। नहीं, इंसान जरूर है लेकिन वो पाकिस्तान का मैजिस्ट्रेट नहीं है। दूसरी बात, मैं बड़ी मजेदार बात करना चाहता हूँ। ये इन्होंने कहा कि जी मैजिस्ट्रेट खरीदे जा सकते हैं। सुन लो अभी मैं कच्चा चट्टा बताता हूँ ना आपका। आपने कहा जी ट्रांजेक्शन होगी, एक तो मुझे ये नहीं पता, सुन ले मेरी बात, कि ये ट्रांजेक्शन कौन सी हुई। एक टीटी उसने कहा जी टीटी की रसीद नहीं है, उसके बाद आ जाएगी। तो इल्जाम है ना। अच्छा, मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा। इन्होंने इनके आसिफ जरदारी बड़े मोहतरम है, सदर मुमलिकत है, बड़ा एहतराम है। सुन तो लो ना, बात तो सुनो ना, अभी बात तो सुनो ना, बात तो सुनो ना। बात यह है कि इन्होंने ये लिख के दिया कि सरे महल हमारा नहीं है और उसके बाद लिख के दिया कि सरे महल हमारा है, तो इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, अमीन फहीम साहब के अकाउंट में 4.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई, ये तो साबित हुई है ना। ये तो इल्जाम है, तो भाई उन्हें तो डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर रहे। असल में इनकी ख्वाहिश पता है क्या है? इनकी ख्वाहिश ये है कि इन्हें आइंदा इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त नजर आ रही है। ख्वाहिश ये है कि जनाब ये निकल जाएं, डिस्क्वालीफाई हो जाएं, फिर मुशाहिदुल्लाह साहब मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। चोरी लख दी तो चोरी खक दी, ये यानी कि चोर तो चोर होता है ना। मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, हम पीपल्स पार्टी की तरह उसके खिलाफ मुजाहमत नहीं करेंगे, उसे इन लेटर एंड स्पिरिट तस्लीम करेंगे। लेकिन ये जनाब सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है ना जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मुशाहिदुल्लाह साहब जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम तो बस असलम बेग और दुरानी साहब के किरदार के ऊपर फोकस करेंगे, हमने सियासतदानों को हाथ नहीं लगाना। मेरी बात तो सुने, मेरी ये मियां साहब पे उस जमाने में इल्जाम ये लगाते थे कि ये इन्होंने बड़ा पैसा खर्च किया, ये हेलीकॉप्टर पे फिर रहे हैं। भाई इतना बड़ा आदमी, ठीक है, जिसके लिए 25-30 लाख की कोई अहमियत नहीं है, एक तरफ कभी इल्जाम लगाते हैं वो पैसे बड़े खर्च कर रहा है, कभी अब कह रहे 25 लाख ले रहा है। अच्छा, 6 करोड़ इन्हें नजर नहीं आते। 8,500 अरब रुपए की करप्शन मैं नहीं कह रहा,
ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। अच्छा, एक बात सुने ना, एक सेकंड फौजिया जी, मुझे ये बात बताएं। फौजिया जी, डीजी ISI उस वक्त के असद दुरानी आपके खिलाफ पैसे तकसीम करते हैं, बीबी की हुकूमत आती है, आप उन्हें एम्बेसडर बना देते हैं सफीर जर्मनी का, क्यों? मेरी बात सुने, मैं गुजारिश करता हूं, मेरी एक जुमला सुन लें। बात ये है कि 6 आदमी महर इन्वॉल्व हैं इस केस में, 6 आदमी। एक हैं सफदर जैदी साहब, एक हैं यूनुस हबीब साहब, एक असद दुरानी, असलम बेग, आसिफ जमशेद और अजलाल हैदर जैदी। 3 लोग जो हैं उनका फौज से ताल्लुक है, 3 सिविलियन हैं। अच्छा, 3 ने तो ये मान लिया, इकरार जुर्म कर लिया। और ट्रायल का तरीका ये होता है, अगर आप इकरार जुर्म कर लें तो फिर उसको ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जो अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका एविडेंस देना पड़ता है। अच्छा, ये 6 के 6 आदमी पीपल्स पार्टी के दौर में नवाजा गया। आसिफ जमशेद को पंजाब बैंक का MD बनाया गया, सफदर जैदी को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बनाया गया, असद दुर्रानी को जर्मन में सफीर लगाया गया, अजलाल इसके जवाब लेते हैं सारे फौजिया वहाब साहिबा से, सारे के सारे जवाब लेते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद जनाब, तमगा दिया गया। एक छोटे से वक्फे के बाद कर रहे हैं उनके खिलाफ तो एक्शन कर लें आप। चलें, एक छोटे से वक्फे के बाद इसका जवाब लेते हैं फौजिया वहाब साहिबा से। 8,000 अरब मुस्कुराती हुई बैठी हुई हैं, जानते हैं कि इसके पीछे आखिरकार हकीकत क्या है। और साथ ये भी कि 21 मार्च की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को। वजीर आजम तो ये इरादा करके बैठ गए हैं कि खत नहीं लिखूंगा, जो कुछ भी हो जाए। आखिरकार क्यों? आम आदमी ये पूछता है कि ऐसा ही डट जाना क्या मजबूरी है? पैसा हलाल का है, हराम का है? भुट्टो तो वो था जिसने अपने खिलाफ FIR भी कटवाने की इजाजत दे दी। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। FIA के पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रहमान मलिक साहब कहते हैं कि FIA के पास तमाम तर वो सबूत मौजूद हैं कि जो ये साबित कर सकते हैं कि ये पैसे दिए गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और ये बांटे गए। उसके साथ साथ परवेज रशीद साहब कहते हैं कि उनके पास भी सबूत मौजूद हैं जो ये साबित कर सकें कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को ये सबूत दिए गए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो मुशर्रफ एक डिक्टेटर को सलामी दे के बाहर भेजती है, वो जब ये साबित होता है उसी के दौरे हुकूमत में एक दफ़ा फिर कि उसके खिलाफ फंड्स इस्तेमाल किए गए और एक डिक्टेटर फिर हरकत में आया। असलम बेग के खिलाफ आज भी पर्चा कटवाने में या कोई FIR दर्ज करने में हिचकिचा रही है। अभी भी आंखें जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे ही लगी हुई हैं। नथिंग सीम्स टू हैव चेंज इरिस्पेक्टिव दैट मिसाक जमहूरियत भी एक हमने देखा था, एक हसीन ख्वाब। फौजिया वहाब साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ब्रेक से पहले आपने नाम सुने सफदर अब्बास जैदी, असद दुरानी और आसिफ जमशेद, इनके हवाले से परवेज रशीद ने भी सवाल उठाए और अभी मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी। इसका क्या जवाब है आपके पास? इन सबको क्यों नवाजा गया? देखिए मेहर, जब आदमी के पास जवाब नहीं होते हैं तो उसकी कोशिश ये होती है कि इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दो कि आदमी जो है असल इशू से इधर उधर हो जाए। यहाँ पर बात हो रही है 35 लाख की और 25 लाख की। यहाँ पर जवाब में क्या आ रहा है कि जी ये असद दुर्रानी जो है इनको आपने नवाजा और यूनुस हबीब को नवाजा और आपने जितने नाम रोहिदात खान को भी नवाजा। बात याद रखिए कि यहाँ पर एक स्टैब्लिशमेंट है और स्टैब्लिशमेंट के अपने तौर तरीके होते हैं। चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, वो अपनी चीज़ों को मनवाना जानते हैं। एक तरीक़ेकार तो आप भी सर झुका चुके हैं इस बात के सामने, आप भी इस बात को कबूल कर चुके हैं। I have not completed। आप मुझसे एक सवाल कर रही हैं या पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं? अगर पॉइंट नहीं कर रही, आप सवाल का जवाब देना। You keep on doing। वक्त की किल्लत होती है, get to the point। I will just listen। Get to the point। क्या मतलब आप मेरा जिरा करना चाहती हैं? अगर आप जिरा कर रही हैं तो फिर आप अपना काम कीजिए। चलिए जवाब दीजिए। मैं आपका जवाब दे रही हूँ, आप मुकम्मल नहीं होने दे रही हैं। देखिए, आपको मालूम है कि फॉरेन ऑफिस में जो एम्बेसडर्स का ग्रुप होता है उसमें एक कोटा जो है हमारे रिटायर्ड जर्नलों को दी जाती है, चाहे वो किसी दौर में हो। असद दुरानी बीइंग अ फॉर्मर DG ISI, तो उनको भी एक स्लॉट दिया गया। इसमें कोई हुकूमत की कोई इनसे राब्ते या उनसे कोई कराबत की कोई इसमें निशानदेही नहीं मिलती है। दिस हैपन्स एवरी टाइम एंड ऑल द टाइम। अभी उस वक्त भी हमने एम्बेसडर्स फौज से इंडक्ट किए थे। अब मैं सवाल पूछूंगी, आप बुरा मनाएंगी? जी बताइए। सवाल ये नहीं है कि आप रिटायर्ड जर्नलों को ना पोस्ट करें कहीं। सवाल ये है कि आपने DG ISI उस वक्त का जिसने एक किरदार अदा किया था बीबी की हुकूमत के खिलाफ, उसको रोकने के लिए उसको आपने क्यों नवाजा? और कोई नहीं बचा था? नहीं, नवाजा नहीं है। देखिए, उस वक्त तक तो मेरे ख्याल में ये केस बना भी नहीं था।
चेमगोयाँ ज़रूर थी, सरगोशियों में सारी बातें होती थी कि हाँ ये है। मोहतरमा ने इल्ज़ाम भी लगाया था और वो इसको बार बार कह रही थी कि मेरे मैंडेट को चुराया किया था इन बातों का जनाब गया था। लेकिन असगर खान ने ये जो केस है ये मैं नहीं समझती हूँ 1993 में ये किया गया था। आप अगर ये कहना चाह रही हैं कि हमारा इन कॉन्स्पिरेटर से कोई ताल्लुक था तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ हमने 25 लाख 35 लाख रिसीव नहीं किए थे। अच्छा, अभी उन्होंने ये भी बात कही कि चचा भतीजे का ताल्लुक था मोहतरम आसिफ अली जरदारी यूनुस हबीब साहब। ये बताइए, यूनुस हबीब साहब जो हैं वो जेल में बनते और आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल में बनते, थैंक्स टू मियां नवाज शरीफ जेल में बनते। वहां पेशी के मौके पे भाईजान बात सुन लो, पेशी के मौके पे अगर एक बुजुर्ग आदमी सामने आके खड़ा हो गया तो अगर जरदारी साहब ने ये कह दिया चाचा जी क्या हाल है, तो इसमें कहां से रिश्ता बन गया? मेरा एक सवाल है इस पे फौजिया जी मुझे एक बात बताइए, एक बात फौजिया जी एक बात करें कि आपने अपना इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए 25 लाख और 35 लाख कबूल किए या नहीं किए? फौजिया जी, अच्छा एक और सवाल आपसे, इससे पहले मैं मुशाहिदुल्लाह की जानिब जाऊं। हमने कबूल नहीं किए, हमने कबूल नहीं किए। आप ये बताइए कि वो यूनुस हबीब जो कह रहा है मैंने 5 करोड़ 93 में पीपल्स पार्टी को दिया, आपने कबूल किए थे या नहीं हमारी हुकूमत गिराने के लिए? और दूसरी बात महर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये गुमराह कर रही हैं। 94 में रहमान मलिक वो जरा आए तो सही कोर्ट में, बहुत सारी बातें मैंने उनकी ऑडियो कैसेटें अपने कानों से सुनी हुई हैं तो जो मुशाहिद हुसैन और सिद्दीकुल फारूक ने चलाई थी 95 में कराची में भी, इस्लामाबाद के होटलों में। मेरी बात सुने, रहमान मलिक ने खुद ये कहा कि मैं गया असद दुरानी के पास बॉन में जर्मनी में और उसने मुझे डिक्टेट किया, मैंने वो सारी लिस्ट बनाई कि किस किस को। अब ये रहमान मलिक की बनाई हुई लिस्ट है, ये रहमान मलिक साहब तस्लीम कर चुके हैं। अब देखें कितने सारे सारे मुश्तबे और रहमान मलिक उस दौर में मियां नवाज शरीफ के वालिद पे तशद्दुद करने का मुर्तकिब हुआ था। अब सुन लो, जाली ना बनो ना, जरा बात सुन लिया करो, जाली ना बनो। पढ़ी लिखी रहो, जाली क्यों बनती? आप है ना, मैं चमचा थोड़ी बन रहा हूँ, मैं तो दलील से बात कर रहा हूँ। मैं तो आराम से बात मैं तो दलील से बात कर रहा हूँ। भाई आप कह रही है 35 लाख का इल्जाम, मैं कह रहा हूँ आप पे 5 करोड़ का इल्जाम वो लगा रहा है। 5 करोड़ का इल्जाम वाला जो है वो तो अल्लामा इकबाल हो गया है और हमें डिस्क्वालीफाई कर दो। ये बड़ी मजेदार बात है भाई, डिस्क्वालीफाई। आपकी ख्वाहिश देखो कितनी मजेदार है, क्या जमहूरी लोग हैं आप। ख्वाहिश आपकी ये है कि अभी जो मियाँ वाली में हमने आपका हशर किया, हमने कसूर में आपका हशर किया, हमने आपका अटक में हशर किया। आपको पता है अगर ये डिस्क्वालीफाई होंगे तभी हमारी जान बचेगी, तभी हम, वरना जमानतें जब्त नजर आ रही हैं। और ख्वाहिशात देखें कैसी हैं भाई। आपको सारी दुनिया चोर कहती है, आपको अमेरिकन सेनेट में चोर कहा गया है, नाम लेके कहा गया है। आप किस पे इल्जाम लगा रही हैं? अगर यूनुस हबीब बहुत अच्छा है आपके लिए तो वो आपको 5 करोड़ देने का इल्जाम लगा रहा है, उसकी तो बात करें ना। वो 5 करोड़ ज्यादा रकम की पहले बात होगी या कम रकम की? अच्छा एक बात दो, एक मुझे मौका दीजिए, एक सेकंड सवाल। अब एक मिनट, 5 करोड़ के मसले पे मैं कुछ कह सकती हूँ? यकीनन कह सकती हैं, मगर मजे की बात बताऊं क्या, यूनुस हबीब साहब की इस उम्र के अंदर भी आप 6 करोड़ पे नहीं कहती, आप 5 करोड़ पे, 6 करोड़ डॉलर पे कहे ना। यूनुस हबीब साहब की इस उम्र में भी याददाश्त सब कुछ याद है किसको क्या दिया, मगर 5 करोड़ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को दिए, उन पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम नहीं उन्हें याद रहे। बड़ा मजे की बात है। मुझे नाम याद इसलिए नहीं रहे, नाम इसलिए याद नहीं रहे कि चोर का भाई गिरा का किया गया मिले हैं। और ये जो इन्होंने करप्शन किया हटाने के लिए इन्होंने यूनुस हबीब से इस तरह का बयान दिलवाया है, इनके नामों को छुपा रहा है। एक मौका दीजिए, ऐसे लोगों का नाम ले रहा है जिन्होंने। मुशाहिदुल्लाह साहब एक सेकंड में, इससे पहले कि शो खत्म हो जाए, मैं अतर मिनल्ला साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ, इससे बड़ा एक और इशू हमारे सर पे खड़ा है। आपने मुझसे तो जवाब लिया ही नहीं। मैं लूंगी ना, आप ही से एंडिंग लूंगी फौजिया जी, आप ही से एंडिंग ले लूंगी। बस एक बात अतर मिनल्ला साहब ये बता दें, 21 मार्च की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि खत लिखना होता बहुत पहले लिख चुके होते, यानी कि नहीं लिखूंगा खत। अब वजीर आजम हमारा अगर जेल में बैठा हो इस महीने के एंड में तो क्या बनेगा फिर जनाब? नहीं, मैं समझता हूँ जी कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है। वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म हैं,
और उनको सबसे पहले कानून और आइन की न सिर्फ पासदारी करनी चाहिए बल्कि इदारों की और बिलखसूस अदलिया का एहतराम ही नहीं, उनके फैसलों पे अमल भी करना चाहिए। इस तरह की सियासत खेलना, और अभी जो जितनी डिस्कशन हो रही थी, देखें महर, जिनके खिलाफ इल्ज़ाम लगते हैं, कहते हैं कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जिनके खिलाफ आपके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं, उनके पीछे ज़ियाउल हक ने पूरी रियासत लगाई, कोई एक सुई नहीं निकल सकी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस जो हैं, 2 साल पूरी रियासत ने लगा के कोई एक इल्ज़ाम भी ना निकला, लेकिन जो कुछ करते हैं उन पे इल्ज़ाम भी लगते हैं। चलें, इसका जवाब ले लेते हैं फौजिया जी से। पहले जो आवाम इनको इलेक्ट करती है उनका एहतराम करते हुए अपना अपना किबला दुरुस्त करें। अच्छा जी, मेरा वक्त खत्म हो गया। फौजिया जी, आपसे आखिरी चीज जानना चाहती हूँ, कोई हौसला दे दीजिए, इस महीने के एंड में हमारे वजीर आजम असेंबली में ही होंगे ना, जेल में तो नहीं होंगे? या इसके पीछे भी कुछ स्ट्रैटेजी है? असेंबली में होंगे, वो असेंबली में होंगे, इस मुल्क के वजीर आजम होंगे और उनकी वजारत उज़्मा फरवरी 2013 तक चलेगी। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है इसके पीछे भी पीपल्स पार्टी की कोई हिकमत है, वक्त ही बताएगा, और ज्यादा देर अब लगता है इनके पास है नहीं। मगर आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।